बताओ, चित्रलेखा में आपको कहाँ कहाँ किस तरह के डाउट्स है या एक्साइटमेंट है, कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ संदेह है या कहाँ कहाँ जिज्ञासा है, जिस पर आप कुछ अपने प्रश्न रखना चाहती हैं, तो बताइए। प्रश्नों को तो पहले से आप बिल्कुल अपने उस पे रखा करो ना सामने, कि ये है। अब काफी देर तक तो मैं ऐसी बोलती रहती हूँ, पूछो पूछो, बोलो बोलो, ये सब अच्छा नहीं लगता क्लास में, जबकि आपको ये मैम सब मेरा आज हाँ हाँ मेरा आज प्रश्न नहीं है मैम, मेरा जो था वो मैंने उस दिन पूछ लिया था आपसे। आज तेरे कोई प्रश्न नहीं है? तनु तुम्हारे हैं? यस मैम। और तनु, हाँ मैम। ओके, बताओ। मैम मतलब बुक से मतलब है तो वो उपन्यास से ही, लेकिन मतलब एक जैसे कि मैम जो चित्रलेखा थी मैम, उसने पहले एक व्यक्ति से शादी की, फिर और फिर बाद में फिर उसकी डेथ हो गई, तो फिर उसने मतलब मैम उसने 3-4 पुरुषों से ऐसे संबंध बनाया है, मतलब कि वो ऑफिशियली पत्नी वाला, वैसे सॉरी पर्सनली वाला नहीं, ऑफिशियली वाला। तो मैम उसमें जो है ऑफिशियली नहीं, शादी का कोई ये ऑफिस कहाँ होता है, मतलब सामाजिक कह सकते हैं, सामाजिक हाँ नाता। हाँ हाँ। तो मतलब वो जब मैम उसको एक व्यक्ति से, जैसे कि अगर मैम एक व्यक्ति को गलती कर देता है तो उसको धोखा मिल जाता है, तो फिर वो उसको सीख मिल जाती है ना कि आगे मुझे ऐसा नहीं करना है। तो फिर भी मैम वो एक के बाद एक पे हर व्यक्ति पे आकर्षित होती गई। गलती कहाँ हुई? किसी का मर जाना तो गलती नहीं है ना, ये तो प्राकृतिक है। ठीक है मैम, उसकी वो गलती नहीं है, वो तो प्राकृतिक है, लेकिन फिर अब जब वो बीजगुप्त उससे प्रेम करने लगा था, वो भी करने लगी थी, तो फिर मैम वो कुमारगिरी के प्रति क्यों आकर्षित हुई, जबकि उसके पास सब कुछ था। हाँ वो बात अलग है कि वो योगी था, उसके अंदर वैसी चीजें थी जो बीजगुप्त के अंदर नहीं थी, जैसे कि उसमें तेज था, बोलने की तर्क शक्ति थी वगैरह वगैरह, लेकिन मैम पर मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा उसने क्यों किया। हाँ, यहाँ तुम्हारा प्रश्न बनता है कि आखिर बीजगुप्त उससे प्रेम कर रहा था और सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी वो कुमारगिरी की तरफ आकर्षित क्यों हुई? ये तो ठीक है। इस प्रश्न को मतलब मैं कोशिश कर सकती हूँ आपको बताने की और समझाने की, लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है कि जिंदगी के बहुत समय बाद जब वो मनोभावों को सामना हमें खुद करना पड़ता है, तब जाके वो मुझे लगता है कि ज्यादा सही से समझ में आता है। अगर यही प्रश्न मेरे सामने तुम्हारी एज में आया होता तो मुझे भी ये समझ नहीं आता, बल्कि यही लगता कि ये क्या कैरेक्टरलेस औरत है जो इधर से उधर फालतू के भटक ही रही है। एक सेकेंड, कोई लड़की Speech mode talk. Button view all. Button view all. Admit all. Dialogue 1. Speech mode beeps. तो देखिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। एक्चुअली होता ये है, औरत हो या पुरुष, वैसे तो दोनों इंसान ही हैं और ये प्रवृत्ति दोनों में हो सकती है। अब ये अलग बात है कि किसी में अधिक होगी, किसी में कम, वैसे दोनों में होती है। होता ये है कि जब कोई व्यक्ति सामने, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, जब वो बहुत कुछ हटके होता है, उसका आकर्षण खींचता है, और जब ऐसा लगता है कि ये दुर्लभ है, ये मिल नहीं सकता, तो उसे पाने की इच्छा जागती है। व्यक्ति इस दुनिया में दुखी क्यों है? इसीलिए क्योंकि जो कुछ उसके पास होता है
वहां वो संतुष्ट नहीं हो पाता। उसे वो वस्तु चाहिए जो उसे अब आकर्षित कर रही है, जो अपनी ओर खींच रही है। तो जरूरी नहीं है कि जो जो वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं वो सब कुछ हमें मिल जाए। तो जो कुमारगिरी है वो उनके अनुसार, जो कि हमने इस उपन्यास के आधार पे जाना है, कि शायद वो बाल ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने कभी स्त्री का स्पर्श नहीं किया है, इसलिए एक स्त्री के लिए वो आकर्षण है। किसी स्त्री का स्पर्श ना करने के कारण जो अपनी ऊर्जा है, जो एक सेक्स में जाकर के संभोग में जाके कुछ ना कुछ निकलती है, तो उस ऊर्जा का क्षय नहीं हुआ, मतलब वो ऊर्जा नष्ट नहीं हुई। इस कारण उनके शरीर में, उनके मुख में एक तेज है। वो तेज भी चित्रलेखा को खींचता है। दूसरा जो उसका कहना है कि स्त्री माया है, स्त्री पाप है, स्त्री एक भ्रम है, स्त्री नष्ट करने का पदार्थ है, जो जो कुछ वो कहता है। देखो, एक बार मिलने आया था तब भी वो नर्तकी तो सबको भ्रष्ट कर रही है, मैं इस तरह की उसने बातें करी हुई हैं। तो चित्रलेखा को लगता है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना वो अपना जीवन इस तरह से नष्ट कर रही है, भोग विलास में, ऐश में, संभोग में, इसी तरह। तो क्यों ना कुमारगिरी की शिष्या बने और वो भी इन चीजों से दूर हो जाए। ये भी एक कारण है। लड़कियां Speech mode talk. Button admit. Dialogue 1. Speech mode beeps. तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र है। अब सवाल ये आता है कि जब वो कुमारगिरी के पास पहुंच जाती है तो खाली कुमारगिरी ही नहीं चित्रलेखा की ओर आकर्षित होते, चित्रलेखा भी होती है। भले ही वहां जाने के बाद वो संयमित करती हो, लेकिन पहले बीच बीच में जब एक बार मिलने गई थी तब वो संयमित नहीं थी, शुरू में भी नहीं थी। तो बात यह है कि स्त्री सोचती है या स्त्री के अंदर ऐसी प्रवृत्ति होती है, यूं कहें कि वो ये नहीं चाहती कि उसे घृणा किया जाए और फिर उसका त्याग किया जाए। वो चाहती है कि सच्चा योगी तो वही है जो उससे घृणा भी ना करे, उसे गले भी लगा ले, उसके शरीर को छुए, स्पर्श करे और फिर भी विचलित ना हो, उसकी ओर, उसके शरीर के उस संभोग की ओर आकर्षित न हो, उसके आत्मा से आकर्षित हो, उसे भी महानता दे। और फिर अगर स्त्री एक बार को गिर भी रही हो, संभोग की ओर झुक भी रही हो, तो पुरुष उसे संभाल ले, तब जाके उसका आदर बढ़ता है। तो चित्रलेखा भी यही चाहती है। देखो, वो आई थी, वो संभोग के लिए नहीं आई थी, आकर्षण था, आकर्षण खींच के लाया। और उसमें, लेकिन आकर्षण सिर्फ यही नहीं था कि वो कुमारगिरी के साथ संभोगरत होना चाहती थी, उसके शरीर से कोई विशेष सुख प्राप्त करना चाहती थी। वो इसलिए आई थी कि कुमारगिरी तपस्वी है। अगर चित्रलेखा के अंदर शरीर की जो भोग की इच्छाएं हैं, जो दबती नहीं है, वो उनके सानिध्य में रहेगी तो उन इच्छाओं का त्याग कर सकेगी और वो भी एक तेजस्वी और इस तरह का जीवन व्यतीत कर Speech mode talk. सकेगी, जिसमें कह सकते हैं कि Button admit. शरीर का क्षय Dialogue. नहीं होगा, Speech जो mode संभोग beeps. में ऊर्जा नष्ट होती है वो नहीं होगी। हालांकि ऊर्जा सिर्फ नष्ट ही नहीं होती, एक ऊर्जा नष्ट होती है तो दूसरी तरह की ऊर्जा बनती है।
अगर ऊर्जाएं नष्ट होने लगे तो हम जो उठ करके सुबह कई तरह के काम काज करते हैं, क्या उसमें ऊर्जा नहीं नष्ट होती? झाड़ू पोछा सफाई करने के बाद क्या थकते नहीं है? क्या ऊर्जा नष्ट नहीं होती? लेकिन उस थकान के बाद फिर जब हम कुछ खाते पीते हैं तो वो एक नई ऊर्जा बनाता है। लेकिन जो लोग कुछ काम नहीं करते, सिर्फ खा लेते हैं, उनके अंदर बहुत ही कमजोर सी ऊर्जा बनती है। तो ऊर्जा जब जाती है तो ऊर्जा आती भी है। ये तो अलग अलग तरह के भ्रम हैं जो मनुष्य को जिसने जैसा बनाना चाहा, या तो वैसी बात बता दी, या फिर जिसको जितना ज्ञान हुआ वैसा बता दिया। मुझे भी जैसा ज्ञान है मैं बता रही हूँ। आप लोग उससे जरूरी नहीं है कि सहमत हो। हाँ, ये जरूर कहूंगी हमेशा कि आप इसकी खोज में लगे रहें, और अगर कुछ नई चीज समझें तो मुझे भी बताएं, मैं भी उसको, हो सकता है कभी ऐसी बात आप मुझे बता दें जो मैं सीख लूं। जरूरी नहीं कि मैं आपकी प्राध्यापिका हूं तो मैं ये दावा करूं कि तुम कभी मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो नहीं सकते। तो बात यही है कि जो चित्रलेखा गई थी कुमारगिरी के पास, तो इसलिए नहीं गई थी कि वो बीजगुप्त को वाकई में धोखा देना चाहती थी। वो इसलिए गई थी कि वो सोचती थी कि उसके कारण बीजगुप्त एक सामाजिक जीवन नहीं जी रहा है, तो वो चली जाएगी तो शायद वो यशोधरा से शादी भी करेगा और एक सामाजिक जीवन जिएगा, जो कि उसके एक उत्तराधिकारी भी मिलेगा। दूसरा, उसने सोचा कि कितनी बार तो उसने अलग अलग पुरुषों को हासिल किया इस शरीर के लिए, तो क्यों ना अब कुमारगिरी के पास जाए और इस शरीर की आवश्यकताओं से मुक्त हो जाए। पर वो मुक्त कैसे हो सकती थी? उसने यही सोचा था कि कुमारगिरी उसे संभाल लेंगे, कुमारगिरी उसे संभाल लेंगे और इतना तपोबल उसको देंगे अपने सानिध्य में रख के कि जिसमें वो इन वासनाओं से मुक्त हो जाएगी। लेकिन जब उसने देखा कि कुमारगिरी खुद ही उसमें लिप्त हो रहे हैं, उसे क्या मुक्त करेंगे, तो उसका मोह भंग हो गया। अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या रह गया जो मुझे बोलना चाहिए था, और शायद कोई शब्द ऐसा हो जिस पे मुझे बात करनी चाहिए थी और मेरे दिमाग में नहीं है। दूसरा ये कि आप लोग इससे कितना सहमत हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो। मैम हाँ, मैम ये बात तो वजह से ही गई थी ज्ञान दीक्षा प्राप्त करने की वो। लेकिन मैम जैसा कि हम जानते हैं और आज तक जैसा मैंने सुना है कि हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, किसी के अंदर कोई कमी होती है, चाहे कितना भी बेवकूफ हो और कोई चाहे जितना बुद्धिमान हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई वो कमी होती है, किसी के अंदर कोई अच्छाई होती है। तो फिर मैम जब वो जो वो चित्रलेखा थी, जितना मैंने इसमें पढ़ा है, तो उससे उसकी बातों से जो उसके तर्क वितर्क थे कि आत्मा वो प्रेम दो आत्माओं का संबंध है, इस तरीके की उसने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो बहुत ज्ञानवर्धक लगती हैं। तो फिर मतलब मैम जो मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या कहने वाली थी, अरे हाँ, तो मैम जो चित्रलेखा है, तो जब उसको ये सब पता था कि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है अपनी अपने उस पे, तो अगर जैसे कि तो फिर मैम वो कुमारगिरी के पास उसको नहीं जाना था मेरे हिसाब से। अगर वो यही सोचती थी कि मैंने अभी ये सब किया है शरीर के लिए या अब तक नर्तकी रही हूँ, तो फिर मैम वो अलग जाके अपना खुद से कुछ करती, यानी अपनी कुछ तपस्विनी हो जाती। और वैसे भी जब वो कुमारगिरी के पास गई तो मैम उसने भी तो उसका मिसयूज ही किया ना, उसने उसने भी कौन सा उसको ज्ञान दे दिया था। देखो, जाने से पहले पहली बात तो ये नहीं पता था कि उसका मिसयूज किया जाएगा, है कि नहीं? लेकिन मैम क्योंकि मैम वो नर्तकी थी और उसने बहुत सारी महफिलों में डांस किया है, और जैसे मतलब मैम ये छीटाकशी और जो भी कमेंट वगैरह लोग करते हैं, तो उतना तो उसको नर्तकी होने के नाते उतना तो उसको पता होगा कि कोई भी पुरुष जो है वो आता है महफिलों में, उसको देखता है तो किस नजर से देखता है और क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है, इतना तो वो मैम जानती ही होगी। तो कुमारगिरी को वो पुरुष समझ के नहीं गई थी ना। जो वो योगी होने का दावा था, उस योगी के पास गई थी जो कह रहा था कि उसने स्त्री को तो त्याग दिया है, ना कभी उस
के जिंदगी में स्त्री आई और ना आ सकेगी। कभी नहीं ऐसा होगा कि कोई स्त्री उसे पथभ्रष्ट कर सके। तो वो पुरुष के पास नहीं, योगी के पास गई थी। योगी अपने आप को पुरुष मानता है क्या? ये बताओ। पुरुष योगी तो मानता है कि देखो, पुरुष होना ही तो स्त्री की प्राप्ति करना है और स्त्री होना पुरुष की प्राप्ति करना है। जिस दिन कोई ये सोचने लग जाए या मैं ऐसा सोचने लग जाऊं कि ये पुरुष सिर्फ भटकाव है, पुरुष सिर्फ छलता है, पुरुष तो एक वासना का कीड़ा है जो स्त्री को सिर्फ यूज करना चाहता है और यूज एंड थ्रो का सिद्धांत रखता है कि इसे इस्तेमाल करो और छोड़ दो, जाने दो जहां जाती है। तो मैं पुरुष को अगर नहीं चाहती तो मैं स्त्रीत्व से फिर मैं मुक्त हूं, फिर मैं सिर्फ एक इंसान हूं और इंसानी जरूरतें सब कुछ है मेरी। लेकिन जब मुझे पुरुष की जरूरत नहीं है तो फिर मुझे उसकी जरूरत नहीं है ना। जो पुरुष और स्त्री का जो आकर्षण है उसकी फिर बात नहीं रही ना। जैसे मैं तुम्हें एक कथन सुनाती हूँ। मीरा को आप सब जानते हैं, जो मध्यकालीन कवियत्री मीरा, आज की कोई लड़की की बात नहीं कर रही हूँ। तो मीरा एक बार जीव गोस्वामी हैं, वृंदावन के संत थे उनके टाइम के, तो जीव गोस्वामी के पास मिलने गई। तो अंदर शिष्यों ने खबर दी कि एक सेकेंड, ये बीच में बोलने लगा कि मीरा आई हैं आपसे मिलने। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि उससे कह दो कि मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं स्त्री की छाया से भी दूर रहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? यूं तो वो संत हो गए हैं, योगी हो गए हैं, लेकिन स्त्री की अगर छाया भी पड़ जाए तो उनका मन मस्तिष्क हिल जाता है। ये उन्होंने मतलब खुद एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं। तो एक मीरा है जो गोस्वामी जीव गोस्वामी से मिलने गई है, उसके मन में तो पुरुष का भाव नहीं आ रहा उनके लिए, लेकिन उनके मन में स्त्री का भाव है, स्त्री का आकर्षण है। जैसा कि मैंने पीछे आपको कहा था कि जैसे मान लो उन्होंने कहा इतना ज्यादा आहत होके और इतना ज्यादा उन इंसल्ट करके जो बोला, आहत नहीं कहना चाहिए बल्कि इंसल्ट ही किया। आहत तो वो दूसरों को करेंगे, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं कि जो घुटना दिख रहा था। तो सवाल ये है कि घुटना ही दिख रहा था या स्त्री दिख रही थी? अगर स्त्री का कोई पैर भी देखता है, पिंडली भी दिखता है, तो उसको और अंदर तक का ख्याल आता है, इसलिए वो पिंडली विचलित करती है। पर ना पैर दिख जाना कोई वो नहीं है, पैर ही तो है ना। तो बात यह है कि किसको कहाँ किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो मैं बताने क्या जा रही थी, योग उनके बारे में, कुमारगिरी के, वो मेरे दिमाग से स्लिप होता जा रहा है। बताना मैं ये चाहती हूँ कि वो एक योगी के पास गई। तुम अपना जरा प्रश्न दोहराओ, मेरे दिमाग से कुछ स्लिप हो रहा है। तुम्हारा प्रश्न क्या था? अच्छा कि हाँ, मैम ये पुरुष के बारे में था ना, हाँ, कि उसे इतना तो पता था कि इतने सारे पुरुषों से जो मिलती रही है कि आखिर योगी कुमार योगी भी एक पुरुष ही है। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा था। कुमार गिरी को तुम वहां से जाके अगर सुनना शुरू करोगे, जो राज दरबार में जो बात बोलता है, जितनी बातें जहां जहां कुमार गिरी बात करता है, चाहे मृत्युंजय के पास जाता है, चाहे चित्रलेखा से मिलने जाता है, जितनी बार भी मिलता है, आप ये देखोगे कि उसके कहने से यही पता चलता है कि वो स्त्री का त्याग कर चुका है। तो स्त्री का त्याग क्या है? स्त्री का त्याग करने का मतलब कोई स्त्री कोई उसके गोदी में बैठी है जो पकड़ के उठा के फेंकेगा? अपने दिमाग में जो स्त्री एक बसी रहती है, जिसके लिए आलिंगन, चुंबन और जाने क्या क्या जो मन में ख्याल आते हैं, उन ख्यालों को ही तो त्यागना होता है। अगर मैं किसी पुरुष का त्याग करना चाहती हूँ तो उसी का त्याग करूंगी ना जिसके लिए मेरे मन में कुछ भावनाएं उठती होंगी। और किसको क्या त्यागना पड़ता है? कोई किसी की जबरदस्ती गले में तो ढोल बन के तो पड़ा नहीं है जो उठा के त्यागेंगे। कोई अपना पेन तो है नहीं कि आज के बाद मैं ये पेन रिजेक्ट करती हूँ, इससे नहीं लिखूंगी, है ना। जो और मैम जो पहले मैं बोल तो लूं फिर तुम बोलो। तो कहने का मतलब यह है कि जो त्यागना है, तो चित्रलेखा ने यही सोचा कि कुमारगिरी योगी हैं, साधक हैं, विद्वान हैं, है ना।
कुमारगिरी तपस्वी हैं, अगर मैं वहां जाती हूं तो एक और बीजगुप्त को मुक्त कर दूंगी, दूसरी ओर कुमारगिरी के सानिध्य में रहकर मैं भी इस जीवन से मुक्त हो जाऊंगी। अब तुम्हारा ये भी सवाल था कि ये तो वो जरूरी नहीं था कि कुमारगिरी के पास जाके करती, अपने आप भी तो कर सकती थी, छोड़ देती सब कुछ, तपस्वी हो जाती। आसान नहीं है, ये सब सोच लिया जाता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, पर फिर अपनों की याद आती है, जिसके साथ समय बिताया है वो याद आता है। और शरीर भी, जब तक शरीर उस अवस्था में, उस क्रिया प्रक्रिया में नहीं गया है, तब तक तो एक जिज्ञासा ही होती है, तब तक एक उत्कंठा ही होती है उसके बारे में। लेकिन जब उसमें प्रक्रिया से गुजरता है तो इसके बाद वो आवश्यकता भी होती है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू में सिर्फ अपनी माँ की दूध से, या माँ का दूध उपलब्ध ना हो तो किसी भी तरह के दूध से वो उसका पेट भर जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे अनाज खाने लगता है तो फिर वो अनाज का अभ्यस्त हो जाता है, फिर उसका दूध फल से, भले दूध और फल कितना भी उपलब्ध हो जाए लेकिन ज्यादा दिन वो रह नहीं सकता। आप लोग व्रत के नाम पर क्यों तो अनाज छोड़ते हो? क्योंकि आपको अनाज की आदत पड़ गई है, अनाज चाहिए, शरीर डिमांड करता है। तो इसी तरह इसकी भी शरीर डिमांड करता है। चित्रलेखा को नहीं लग रहा था कि वो इस सब कुछ को छोड़ करके, अकेले रह करके इन सब चीजों पर विजय प्राप्त कर सकती है, इसलिए योगी के पास गई। और एक चित्रलेखा ही क्यों, जितने भी पुरुष हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी महात्मा के पास जाता है, गुरु बनाता है और फिर जा करके गृहस्थी को छोड़ता है। चाहे ढोंगी छोड़े और चाहे वो छोड़े जिसको सचमुच परिवार से या समाज से चोट लगी है, जो भी छोड़ता है। तो ढोंगी का तो चलो ढोंग में चला गया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो भी छोड़ता है अगर दुखी होकर के या निराश होकर के, परेशान होके, तो वो इसीलिए इनके पास जाता है ना, ये जो योगी नाम के जीव बैठे हैं आश्रम खोल खोल के, कि हम तो योगी हैं, हम मोह माया से मुक्त हैं, हम पैसे से मुक्त हैं, हमें धन नहीं चाहिए, हमें स्त्री नहीं चाहिए। तो उनके पास इसीलिए जाता है ना कि वो अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, हमारी बेशक सेवाएं लेके जो भी हमसे बन पड़ेगा, वो हमें कुछ ऐसी ताकत देगा, हमें कुछ ऐसा ज्ञान देगा कि हम भी इस चीज से मुक्त हो सकेंगे, अपने दिमाग से निकाल सकेंगे। अब फिर ये लोग निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं, वो अलग विषय है। तो चित्रलेखा इस उम्मीद से गई थी। अब बोलो क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रही थी मैम, मैम कुमार जी सब नहीं कहा कि उसने मैम ये कहा कि उसने स्त्री स्त्री जो है वो सही नहीं है, वो मतलब जो भी उस स्त्रियों के बारे में उसने गलत कहा, लेकिन मैम उसके मन में कहीं ना कहीं स्त्रियों का आकर्षण था। अगर उसको आकर्षण नहीं होता तो फिर मैम वो बात ही नहीं करता। अगर जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई अजनबी है, वो चाहे कुछ करे, हमें कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन हमारी जान पहचान का कुछ करता है तो खराब करता है तो दुख होता है, अच्छा करता है तो खुशी होती है। तो मैम उसके मन में कहीं ना कहीं स्त्री के प्रति मोह माया आकर्षण तो था ही ना। ये तो कुमारगिरी को भी नहीं समझ आ रहा था कि है, तभी तो इतने दावा कर रहा था। जब तक उंगली में सिर नहीं दिया तो मूसलों की मार कैसी होती है पता ही नहीं था। बात तो ये है ना। तो बात तो ये है, तो जिसे खुद को नहीं पता था वो इतनी हाँक रहा था, तो दूसरे ने तो उस पर भरोसा ही किया ना। आज मेरे पास कोई आए और मुझसे कुछ ऐसी बात कहे जिसकी मुझे जरूरत हो और मुझे भरोसा हो जाए तो मैं जाऊंगी उसके पास, और बाद में पता चलेगा कि झूठा ही था, तो क्या करें फिर उसका? तो इस वो तो जाने की बात पता चलता है ना। तो जो चित्रलेखा को मालूम हुआ वो तो उसके से जुड़ने के बाद पता चला ना। और जब उसे पता चला तो उसने अपने आप को वहां से अलग भी किया। अगर वो लिप्त होती चली जाती तो उसका दोष था, है ना। तो कम से कम उसमें इतना आत्मबल तो था कि उसने तो यहां तक झूठ बोला कि बीजगुप्त ने शादी कर ली है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने विशाल देव से कहा कि बीजगुप्त के बारे में मालूम करके आए, है ना।
तो मैम उसे विश्वास चाहती भी थी ये यशोधरा से शादी कर लेगी, कैसा वो हुआ? क्या कह रहे हो? मैम वो ये भी मतलब उसे विश्वास भी नहीं हुआ था जब कुमारगिरी ने बिल्कुल। चित्रलेखा कहा था कि और फिर मैम वो ये इसलिए भी तो अलग हुई थी। एक पॉइंट ये भी तो है कि वो मतलब वो ये चाहती थी कि वो यशोधरा से ही विवाह कर ले। वो इसीलिए चाहती थी क्योंकि लोग कह रहे थे कि तुम्हारे कारण उसका जीवन नष्ट हो रहा है। एक तो ये बात थी। दूसरा वो कुमारगिरी की तरफ जो आकर्षित हो रही थी, तो उसने सोचा कि मैं दोनों काम बन जाएंगे इस तरह, तो मैं कुमारगिरी के पास भी चली जाऊं और बीजगुप्त को मुक्त भी कर दूं। तो इसमें उसने डबल चाल चली। फिर मैम बाद में उस क्या हुआ होगा? अब जो भी हुआ होगा, जो हमें वो उपन्यास बताता है, हम वो उसके आधार पे तो यही समझ सकते हैं ना कि बीजगुप्त और चित्रलेखा का फिर पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने चाहे भिक्षुक बन के जिया हो, चाहे कोई छोटा मोटा कार्य किया हो, कहीं आश्रम बनाया हो या घर बनाया हो, चाहे उन्होंने एक आम व्यक्ति के तरह मजदूरी करी हो, जो भी किया होगा, लेकिन दोनों साथ ही रहे होंगे जीवन भर। और मैम उसे एज्यूम कर रहे हैं ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैम ऐसा भी हुआ होगा कि वो फिर किसी और व्यक्ति से आकर्षित हो गई हो और फिर उस पर विश्वास कर लिया नहीं, हो और सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसने इतना कुछ देख लिया था, एक योगी को देख लिया था, जो योगी राज कहलाता था, अपने आप को पूरा, जिसे घमंड था कि पाप क्या है पुण्य क्या है वो तो मैं बताऊंगा। विशाल देव को जो उसने कहा था कि ये मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता दूंगा, और आज से ही तुम समझ लो कि इसकी तैयारी शुरू कर लो कि मैं इसका ज्ञान कराने वाला हूं। वो तो विशाल देव को नहीं पता कि चित्रलेखा के साथ क्या क्या किया है कुमारगिरी ने, वरना उसका भी मोह भंग हो जाता। उसने जो कुछ देखा है थोड़ा बहुत, उसके लिए तो उसने यही समझा कि ये स्त्री के कारण मेरे गुरुदेव का जो है ना अनिष्ट हो रहा है, ये ना होती तो उनका जो ध्यान भंग नहीं होता। उसने इस नजर से देखा। लेकिन विशाल देव के साथ साथ अगर सब जितने भी लोगों को ये जानकारी होगी तो सबका ये भी एक नजरिया होगा। देखो, एक व्यक्ति इस नजर से देख सकता है कि इसके होने से उनका पथ भ्रष्ट हुआ। दूसरा व्यक्ति इस नजर से भी देखेगा कि पथ भ्रष्ट क्या, जब आपके दिमाग में से वो चीज हटी ही नहीं है तो आप दावा क्यों करते हैं कि आप विजय प्राप्त कर चुके हैं? उसका दावा मत करिए ना। लोग क्यों जंगल में निकल निकल के जाते हैं घरों से? इसीलिए, क्योंकि अगर स्त्री को देखते रहेंगे तो स्त्री को छोड़ नहीं पाएंगे। और स्त्रियों के लिए ये अलग बात है कि कोई जगह नहीं है कि छोड़ के कहीं जाएं। अगर वो जंगल जाएगी तो वो तो वहां भी सुरक्षित नहीं है। कहीं अलग घर के लेके रहे तो वहां भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए स्त्री को तो पुरुषों के बीच में रह के ही पुरुषों से मुक्त होना पड़ता है। कई बार पुरुषों के साथ यूज भी हो रही है और मन से वो मान के चलती है कि पुरुष साला है बहुत हरामी, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बोलता है मीठा मीठा, बाद में तो कितनी कैसे भी घृणा कर सकता है, कितनी भी उपेक्षा करता सकता है, कितना भी तिरस्कार कर सकता है, इसका कोई ठीक नहीं। वो सब कुछ जानती है, लेकिन रहना तो उसी के आश्रय में है, ये सोच करके चुपचाप उसका साथ भी दे रही होती है, क्योंकि स्त्री के साथ इसके सिवा और कोई चारा नहीं होता। वही तो किसी को भरोसा ही नहीं है। सब इस किताब में भी दिया है और हम आज की जिंदगी में भी देखते हैं, योगी से लेके बाबा मैम कोई भी भरोसे लायक तो है ही नहीं। ये लोग अपने लिए भरोसे लायक नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उन्हें इस बात की भी समझ है, इस बात का उन्हें ज्ञान प्राप्त है, ये कहीं से लगता ही नहीं है। योगी हो जाने से कोई योगी नहीं होता। योगी का मतलब होता है जिसमें योग हो, और योग जो होता है वो हमेशा
एक उसके लिए कहा जाता है, योग का मतलब होता है जमा करना। तो जमा कर क्या रहे हैं? अपनी जिंदगी के हित में, अपने जीवन के विकास के हित में कुछ जमा कर रहे हैं कि समाज के हित? फिर वो जो जमा कर रहे हैं वो अपने जीवन के विकास के साथ साथ परिवार का विकास भी कर रहा है कि नहीं? परिवार के साथ साथ समाज का विकास कर रहा है कि नहीं? अगर कर पा रहा है, दिन प्रतिदिन उसका विकास दिख रहा है, उन्नति दिख रही है, तब आप योगी कह सकते हैं। तब आप, जब योग दिखे तो योगी कहना चाहिए ना। जहां योग ही नहीं दिख रहा है और दावे हो रहे हैं हम योगी हैं, तो करे रहो भाई, क्या कर सकते हैं। जो आप ही जैसे भक्त हैं वो आपको योगी बनाए रखेंगे। मैम जैसे उपन्यास में पढ़ा था चित्रलेखा के बारे में, क्योंकि मतलब ये चित्रलेखा मुख्य पात्र थी, और मैम जितनी इसकी अब तक जर्नी पड़ी है तो मतलब उसमें तो मैम यही दिखता है कि वो जो है जीवन से एकदम वो हो गई थी, तभी उसने चाहा कि वो योगी के पास जाए, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करे। तो ये सारी चीजें, तो अगर मैम यही चीजें आज की जिंदगी में रियलिटी में देखी जाए, मान लीजिए मैम मैं ही हूँ, अगर मैं किसी एक व्यक्ति के साथ रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाती हूँ, तो मैं गलत हूँ या फिर सही हूँ? इस मामले में सही और गलत का जो अगर अंतर करेंगे तो बहुत बारीक अंतर होता है। क्योंकि मैं जो आकर्षण है ना, वो आकर्षण अपना काम करता है, ये सब स्वाभाविक होता है। लेकिन आकर्षण हमेशा हितकर होगा कि नहीं होगा, ये हमें विचार कर लेना चाहिए एक मनुष्य होने के नाते। एक बात। दूसरा, जिस व्यक्ति के आप साथ हैं, भले वो आकर्षित नहीं कर पा रहा हो, लेकिन आपके लिए वो हितकर है क्या? अगर हितकर है तो आकर्षण के पीछे आप ना जाएं, ये विचार करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आकर्षण तो प्राकृतिक रूप से काम करता है, लेकिन प्रकृति को कंट्रोल करना मनुष्य का ही काम है ना। मुझे मान लो आकर्षित करता है कि मैं हर रोज नए नए संपर्क में जाऊं, नए नए संबंध बनाऊं, एक नया अट्रैक्शन, लेकिन क्या वो मेरे लिए हितकर होगा? नहीं होगा। तो फिर मुझे वो करना नहीं चाहिए। जो चित्रलेखा है, उसको खुद को बाद में ये महसूस हुआ कि बीजगुप्त जैसे एक सारे भोग विलास के बीच रह करके भी संतुलित रहने वाला व्यक्ति, एक तरह से देखा जाए तो जो गृहस्थी में रह करके जो साधु हो सकता है, वो जंगल में बैठ के साधु नहीं हो सकता। इतना सादा व्यक्ति, इतना प्रेमी व्यक्ति, इतना निष्कपट व्यक्ति तो कुमारगिरी भी नहीं हो सकता जो बीजगुप्त हो सकता है। ये बात खुद चित्रलेखा को महसूस हुई। तो यही बात सब पर लागू होती है कि अगर आप आज आकर्षित हो रहे हैं और कल को पता चले कि उसी आकर्षण ने आपको बर्बाद कर दिया और वापिस वहीं आना पड़े जिसे छोड़ कर गए थे, तो फिर तो बीजगुप्त था जिसने अपना लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई वो स्थान दे ही दे। इसलिए आकर्षण के पीछे जल्दी से दौड़ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आकर्षण खींचता तो है, लेकिन हितकर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। देखिए, जो ये राजा रत्न सेन था, और जो वो पद्मावत वाली जो मूवी अगर आपने देखी हो, मूवी हालांकि बहुत तोड़ मरोड़ करके है। नागमती को खलनायिका बनाने की कोशिश की फिल्म वालों ने, जबकि वो खलनायिका है नहीं, अगर असली टेक्स्ट पढ़ा जाए तो। और पद्मावती को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की, वो भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि पद्मावती के पीछे जो दौड़ा वो कुछ ऐसी ही था जैसे आजकल एक साड़ी के बाद दूसरी साड़ी आ जाए नई डिजाइन की, तो दौड़ पड़ो यार वो वाली साड़ी भी मुझे लेनी है ना। तो ये साड़ी की तरह, या पुरुषों के लिए पैंट शर्ट का तो इतना आकर्षण नहीं रहता, लेकिन फोन और घड़ी का रहता है। तो अगर एक अच्छी घड़ी और फिर दूसरा एक अच्छा फोन दिख गया तो वो दौड़ जाए। उस तरह से स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं हो सकता। स्त्री और पुरुष का संबंध जीवन का, आत्मा का संबंध होता है। इस अब हम सामाजिक प्राणी हैं, जंगल वाले
जो हम पहले जंगली थे, हम जानवर थे, हम उस सभ्यता में तो नहीं जी रहे हैं ना। तो अगर हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं तो हमें सुरक्षा समाज में ही प्राप्त होती है। तो उसमें हमें ये देख लेना चाहिए कि हितकर क्या है, जो हमारे पास है, जो हमें, या फिर जो हमें बुला रहा है। अगर बुलाने वाले में हित नहीं है तो वहां नहीं जाना चाहिए। ये मेरा अनुभव कहता है और यही चित्रलेखा उपन्यास भी कहता है मेरी समझ में। तो मैम वो लाभदायक है, ये तो जैसे कि मैम अभी हमने कुमारगिरी का देखा, तो वो मैम दावा करता रहा और चित्रलेखा ने विश्वास कर लिया कि हाँ ये व्यक्ति सही है, तभी तो वो उसके पास गई। फिर जब वो उसके साथ रही, उसने समय बिताया, तब उसको उसके बारे में पता चला। तो मैम जब तक किसी व्यक्ति के साथ हम समय नहीं बिता लेंगे तब तक तो हमें नहीं पता लग पाएगा कि वो लाभदायक है या नुकसानदायक है हमारे लिए, वो चीज या कोई भी व्यक्ति। तो फिर मैम ऐसे हम कैसे पता लगा पाए? देखिए, सबसे पहले तो एक बात यह है कि पता लग जाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो उपन्यास लिखने का और तुम्हारे पाठ्यक्रम में शामिल करने का, तो फिर लेखक का कोई, जो जितनी मेहनत लगती है, जितना इंसान, क्योंकि देखो एक लेखक को ऐसा कुछ नहीं मिल जाता, लेकिन लिखने में उसका दिन रात का ख्याल, दिन रात की मेहनत और बार बार उसमें काट छांट करना और एक सफल कृति तैयार करने में जो मेहनत होती है, जो लगन होती है, फिर तो वो सब व्यर्थ हो गई। लिखने का पर्पस यही है कि आप लोग इन चीजों से सीखें कुछ। लेकिन अगर इतना कुछ पढ़ने के बाद आपने कुछ सीख ही नहीं पाए तो फिर तो प्रैक्टिकल ही सीखना पड़ेगा चित्रलेखा की तरह। फिर तो प्रयोग ही करना पड़ेगा ना। अच्छा, टाइम क्या हुआ गर्ल्स? मैम 10:46। 10:46। अच्छा, क्योंकि पता नहीं तुम्हारी क्लास के लोग हैं लाइन पे कि दूसरी क्लास के हैं ना, इसलिए पूछ रही थी। खैर छोड़ो, तुम्हारी क्लास के होंगे तो मुझे लेने नहीं है। ये मतलब नहीं है ना कि 10 मिनट पहले भी कोई चलाएगा, 15 मिनट पहले भी चलाएगा। और अगर दूसरी क्लास के होंगे तो फिर 2-4 मिनट बाद ही उन्हें अटेंड कर लूंगी। तो अभी कोई बात हो तो करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। अटेंडेंस भी नेक्स्ट में ही लगा दूंगी। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, अभी नहीं है, अगली क्लास में होगा तो पूछ लूंगी। और पिछली बार तो आप लोगों ने बस फिर बाद में कोई क्वेश्चन ही नहीं किया था, तो अभी थोड़ा बहुत पढ़ वढ़ के देखे क्या हो नेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो अभी क्या करूं, ओवर करूं क्लास? यस मैम, ओवर कर दीजिए। Speech mode talk. अच्छा, OBS 2. OBS